हर किसी के पास अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। श्रेयांश कुमार टॉपर है, उसकी नोट्स पढ़ी हैं, अनुदीप सर की नोट्स पढ़ी हैं, हर कोई उसको चेप रहा है, ठीक है। तो आपका अंदर का एथिक्स कैसे आएगा? ट्राई टू बी अ लिटिल अपने करीब उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को। जैसे मैं लिखती थी EI इज हेड प्लस हार्ट। अब भले उसको पसंद ना आए, ये जो भी था मैं लिखती थी इसको, ठीक है। इस तरह से आप छोटे मोटे अपने इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड 100 केस स्टडी का मटीरियल, 500 केस स्टडी का मटीरियल। इफ़ यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन व्हाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। प्रीवियस ईयर में ही आपको 100-200 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप क्यों अलग से परचेज कर रहे हो कुछ? तो कभी छोड़ो मत। अगर कोई ट्रेंड दिख रहा है तो डजंट मीन कि नेक्स्ट वे में वही ट्रेंड होने वाला है। आपको हमेशा हर तरह से अपने आर्सेनल्स रेडी रखने हैं, हर तरह से। बी रेडी विद योर जनरल टॉपिक्स एंड योर फिलोसफिकल टॉपिक्स एज वेल। कमिंग टू GS4। GS4 क्या है? अब इस बार GS4 ने सबको हिला दिया। अगर आपने पेपर देखा होगा GS4 का तो आपको समझ आएगा। जो बोलते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो इस बार मैं नहीं बिलीव करती थी कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि मेरे इस जर्नी में ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं दिखी मुझे। पर इस बार जो एथिक्स में हुआ वो था अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि क्या है, अब UPSC भी बहुत इंटेलिजेंट बॉडी है, आप समझो इस बात को। उसको पता है कि हर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस रट के जा रहा है, लिख आ रहा है। हर किसी के पास अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। श्रेयांश कुमार टॉपर है, उसकी नोट्स पढ़ी हैं, अनुदीप सर की नोट्स पढ़ी हैं, हर कोई उसको चेप रहा है, ठीक है। तो आपका अंदर का एथिक्स कैसे आएगा जब आपको बिल्कुल नई चीज़ें दी जाएंगी? अभी वो क्या करता था, जनरल चीज़ें पूछता था, एटीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। इस बार क्या किया, थ्योरी में 4-4 लाइन के क्वेश्चंस हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है। आपके केस स्टडीज़ में ABCD 5 पार्ट्स हैं, स्पेस बढ़ा दिया है पूरा। जहाँ 5 पेजेस आते थे अब 7 पेजेस आ रहे हैं, टाइम वही का वही है। अब यहाँ पे आपको ऑन स्पॉट समझना है कि आपको क्या 7 पेज भरने हैं। मैंने तो नहीं भरे थे, अब देखते हैं क्या होता है उसका, ठीक है। तो आपको हर केस स्टडी में 5 पार्ट्स दिए, हमेशा 3 आते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपकी एथिक्स अंदर से निकल के आती है। यहाँ कोई फॉर्मेट, कोई फ्रेमवर्क काम नहीं आएगा। और एथिक्स ही ऐसा पेपर है जो वो सोचते हैं कि शायद इससे कुछ एथिक्स पता चल जाए इस बंदे का। तो अब उन्होंने देखा होगा कि ये तो पूरा रटा रटाया है ना, तो लेट्स चेंज इट। तो एथिक्स का अब क्या रह गया है कि आप अगर यूटिलिटेरियन थ्योरी पढ़ रहे हो या डिओन्टोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसको अपने डेली लाइफ में इंटरनलाइज करो। वाकई में बैठ के सोचो यूटिलिटेरियन क्या है, डिओन्टोलॉजी क्या कहता है, या गांधीयन सिंस क्या है। सिर्फ रटो मत कि ये 7 गांधीयन सिंस है, मैं लिख के आ जाऊँगा। इंटरनलाइज इट, मतलब उसको विजुअलाइज करो अपने अगल बगल एथिक्स को, तब वो आपके अंदर की एथिक्स बाहर आती है। और आप एथिक्स में आई बिलीव आप जितना क्लोज लाओगे ना उसको अपने डेली लाइफ से, इट विल बी मोर रिवॉर्डिंग रादर देन बीइंग वेरी बुकिश, वेरी इमोशनल इंटेलिजेंस को जो भी आते हैं, it is using reason in emotion and using emotion while reasoning. Everybody writes that. Try to be a little अपने करीब उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को। जैसे मैं लिखती थी EI इज हेड प्लस हार्ट। अब भले उसको पसंद ना आए, ये जो भी था मैं लिखती थी इसको, ठीक है। इस तरह से आप छोटे मोटे अपने इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से केस स्टडीज़ में क्या है, केस स्टडीज़ आप आज तक जितनी आ चुकी हैं कर ले जाओ। 2013 से आई गेस ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था ना, आज तक जितनी है कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा। कोई करप्शन का केस होगा, कोई वुमेन हैरासमेंट का केस होगा, कहीं कोई सोशल जस्टिस वायलेट हो रहा होगा, सब कुछ कर लो। डेफिनेटली 6 में से 4 तो स्ट्राइक करेंगी ही। अगर आपने किया हुआ है, आपको पता रहेगा कि मैं इसको सोल्यूशन किस किस डायमेंशन में दे सकता हूँ, किस किस तरह से मेरिट डिमेरिट को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग। तो केस स्टडी आप ज़रूर करके जाइए सारी। एंड अगेन डोंट रन बिहाइंड 100 केस स्टडी का मटीरियल, 500 केस स्टडी का मटीरियल। इफ़ यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन व्हाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। प्रीवियस ईयर में ही आपको 100-200 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप क्यों अलग से परचेज कर रहे हो कुछ, ठीक है। डू दिस। सो दिस इज विद अवर GS। ऐसे में क्या है, आपको ऐसे में आई थिंक वी हैव बहुत कम टाइम है। ऐसे में आपको अलग से करना नहीं है कुछ, आपको बस जितना आपने GS किया है उसी को आपको एक फॉर्मेट में लिखना है। जो लोग कहते हैं ऐसे का सिलेबस नहीं है, गलत है। ऐसे में सिलेबस ऐसे नहीं कि क्या आएगा, बट उसने कुछ चीज़ें बोली हैं। एग्जैक्ट, अगर आप खोलोगे ना अभी सिलेबस समझ आएगा। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, एफिशिएंट एक्सप्रेशन, क्लोजली टू द सब्जेक्ट, ऑर्डरली फैशन, ये चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें।
तो ये आपको वो बताना चाह रहा है कि अगर आप एग्जैक्ट इफेक्टिव एक्सप्रेशन देते हो तो वो आपको क्रेडिट देगा, क्लोजली टू द सब्जेक्ट रखते हो तो क्रेडिट देगा, ऑर्डरली फैशन में लिखते हो तो क्रेडिट देगा, ठीक है। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको गाइड करते हैं ऐसे। वी हैव टाइम, ओके। ऐसे में आप हमेशा इसको ध्यान रखो, उसने क्या बोला है आपसे। हाँ, ऐसे में दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जनरल ऐसे आएगा या तो आपका फिलोसफिकल ऐसे आएगा, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं फिलोसफिकल एसेज आते जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी एक साल ऐसा आने वाला है जहाँ पे दोनों जनरल आएंगे और लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ के गए होंगे, वो फिलोसफी करके गए होंगे एकदम, और आएगा जनरल, ठीक है। तो कभी छोड़ो मत, अगर कोई ट्रेंड दिख रहा है तो डजंट मीन कि नेक्स्ट वे में वही ट्रेंड होने वाला है। आपको हमेशा हर तरह से अपने आर्सेनल्स रेडी रखने हैं, हर तरह से। बी रेडी विद योर जनरल टॉपिक्स एंड योर फिलोसफिकल टॉपिक्स एज वेल। जनरल में आप क्या करेंगे, आपने प्रीवियस ईयर खोला, आज तक जितने भी कुछ 10 से 12 थीम्स हैं ऐसे के, उसको आप करके जाओगे। विमेन एक थीम है, पॉवर्टी एक थीम है, एग्रीकल्चर एक थीम है, एजुकेशन एक थीम है, हेल्थ केयर एक थीम है, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब थीम्स हैं। 10-12 थीम्स को आपने देख लिया, इस पर आपने नोट मेकिंग कर ली। नोट मेकिंग क्या है कि आपको ऑब्वियसली जीएस पता है कैसे होना है ना, जीएस का तो आपको आइडिया है, कंटेंट वही है, आपको बस ऊपर नीचे करना है। अब आप अलग से क्या करेंगे, जैसे मान लो विमेन पे आता है, आप उसमें कोट्स डालेंगे कुछ, आप उसमें कुछ एनेक्डोट्स लिखेंगे, आप उसमें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डालेंगे, या कोई बेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया में वो डालेंगे। तो ये आपको होमवर्क करना है थोड़ा सा हर टॉपिक पे। मान लो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर का कोई टॉपिक था, तो अब वहाँ पे आप ये चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाओगे, कोट्स, योर एग्जाम्पल्स, योर सम एनेक्डोट्स, सम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और मैं कंटेंट कैसे जनरेट करना है आपको, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस साल का क्या था, शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट इट इज नॉट वेयर इट बिलोंग्स, समथिंग लाइक दिस ना, नॉट, हाँ समथिंग यार, ठीक है, समथिंग इट इज नॉट मेंट फॉर। अब उसने क्या पूछा है, शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट इट इज नॉट द प्लेस वेयर इट इज मेंट फॉर। इससे हमें क्या समझ आता है कि एक इंसान है, वो अपने कंफर्ट जोन में सेफ तो है, अपने घर में है, चार दीवारी के अंदर सेफ है, पर क्या वो वहाँ पे वो उसके लिए बना है, नहीं ना। इंसान बना है, जैसे शिप बनी है टू रोम इन वाटर, इन वास्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ ओशन, इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ओशन। ऑब्स्टिकल्स आएंगे डेफिनेटली, पर हार्बर में खड़े रहना उसका काम नहीं है। तो आप इसको एक इंडिविजुअल से सोचो, आप इसको एक कंट्री से सोचो, आप इसको एक किसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से सोचो, ठीक है, कि एक बिजनेस है, वो छोटा सा है, बड़े मज़े में है, कहीं लॉस नहीं हो रहा, पर क्या वो इसलिए बना था, है ना। अगर फेसबुक, फ्लिपकार्ट, जितने भी थे, अमेजॉन, अगर वो यही करते तो क्या वो जायंट्स बन पाते? ऑब्वियसली बहुत सारे फॉल हुए होंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव एग्जाम्पल्स इन मल्टी डायमेंशनल वे। इंडिविजुअल को आप सोचो, एक किसी भी कंट्री को सोचो, इंडिया को सोचो यार, अगर इंडिया क्लोज रहती, 1991 तक क्लोज थी, कंफर्ट में थी, हाँ, पर खुली तो डिस्कम्फर्ट आया, बट अब किस तरह से इंडिया एक्सपैंड कर रही है। अगर वो क्लोज रहती तो शायद ये नहीं कर पाती। सो इंडिया इज डेफिनेटली सेफ इन द हार्बर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ मेंट फॉर। इस तरह से आप सोचिए। अब आप इसको निगेट भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, जैसे मैंने माना कि शिप इज सेफ इन द हार्बर बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर, बट कभी कभी क्या होता है, इंसान थक जाता है और उसको वापस से कंफर्ट में जाना पड़ता है कभी कभी, है ना। क्या है कि अब आप थक गए हो, आप इतना ज़्यादा एडवेंचर कर लिया आपने, आप ओशन में जा रहे हो, बहे जा रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप लड़ रहे हो, बट कभी तो आपको हार्बर में वापस आना भी पड़ेगा, ठीक है। तो टोटली आप यहाँ पे थोड़ा सा निगेट भी कर सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आर शिप्स रियली सेफ इन द हार्बर और इज इट अ मिथ। मेरे ख्याल से ये मिथ है। जब शिप हार्बर में खड़ी है तो उसको जंक लग रहा है, वो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उसकी, बाकी बहुत सारी नई शिप्स आ रही हैं समुद्र में, तो इज इट रियली सेफ? इट माइट अपरेंटली लुक सेफ इन शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू, सो यू क्वेश्चन दैट, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ 4-5 आइडियाज़ निकाल लिए इस ऐसे से। अब उन आइडियाज़ में आपको एग्जाम्पल्स फिट करना है। एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे? GS 1 से लेके GS 4 तक ट्रेस कर लो। कोई एग्जाम्पल एंशिएंट से सोचो, मिडीवल से सोचो, मॉडर्न से सोचो, इंडियन सोसाइटी से सोचो, ज्योग्राफी से सोचो, देन कम टू GS 2, पॉलिटी से सोचो, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR से सोचो।
कम टू GS3। इस तरह से GS1 से लेके 4 तक ट्रेस कर दो, और जितने भी एग्जाम्पल्स आए उनको अपने जो 4-5 आइडियाज़ आपने निकाले थे उनमें एग्जाम्पल्स को फिट कर देना है। अंडरस्टैंडिंग? ज़्यादा भारी हो रहा है, ठीक है ना? आपने आइडियाज़ में अपने एग्जाम्पल्स फिट कर दिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको सारे एग्जाम्पल्स नहीं फिट करने हैं। जब भी आप कुछ लिखने जा रहे हैं, ऑलवेज थिंक ट्वाइस, आर यू क्लोज टू द टॉपिक और नॉट। क्योंकि हम काफ़ी बार जब रफ स्पेस बनाते हैं तो हम बहने लगते हैं एकदम, हमें हर चीज़ लगता है कनेक्टेड है, पर वो बहुत ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है। एग्जामिनर वहाँ बैठा नहीं है आपको कनेक्शन सोचने के लिए, उसको प्राइमा फेसी दिखना चाहिए कि हाँ कनेक्टेड है। तो ऑलवेज थिंक कि आप जो लिखने जा रहे हो वो कनेक्टेड है कि नहीं। तो हमने क्या है, रफ स्पेस है हमारे पास, आपने लिख लिया शिप इज सेफ इन द हार्बर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ मेंट फॉर। अब आपने इंट्रो कभी भी पहले मत सोचो। मेरे ख्याल से क्या होता है, आप इंट्रो अगर सोच लेते हैं तो आप बहुत लिमिट हो जाते हैं। पहले लेट द आइडियाज़ कम, उसके बीच में एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया आता है जो आप इंट्रो बना सकते हो। इंट्रो हमेशा बात के लिए छोड़ दो, इंट्रो और कंक्लूजन। आप बॉडी में देखो क्या क्या कर सकते हो। आपने इस सेंटेंस को ब्रेक किया, शिप्स आर सेफ इन द हार्बर, नॉट मेंट फॉर, आर शिप्स रियली सेफ इन द हार्बर, समटाइम्स शिप हैव टू गो बैक टू द हार्बर। ये कुछ 4 आपके आइडियाज़ हैं। अब इन 4 को आपने यहाँ लिख लिया। इसमें आपने GS1 से GS4 तक जो एग्जाम्पल्स ट्रेस किए थे वो आपने यहाँ लिखे थे, ठीक है? अब इनमें से कुछ उठा के यहाँ डाला, कुछ उठा के यहाँ डाला, कुछ उठा के यहाँ डाला। अंडरस्टैंडिंग? इस तरह से आप अपना रफ वर्क बनाएंगे। रफ वर्क को जब आप फाइनलाइज करेंगे तो हमेशा सोचेंगे क्या लिखूँ या ना लिखूँ, ये कहीं बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट तो नहीं है, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू डू ऐसे। और ऐसे में कुछ चीज़ें होती थी, जैसे आई एम नॉट वेरी गुड विथ कोट्स, मुझे पता है ये मेरी वीकनेस है, पर भाई सबको एक कोट लिख रहा है तो कुछ तो लिखेंगे, ठीक है? तो मेरी 2-3 कोट्स हैं फेवरेट जो मैं हर जगह चेप दूंगी। दैट इज जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। ये हर किसी ने सुनी होती है। अब ये हर जगह रेलेवेंट भी होती है। मान लो आपने सारे चैलेंजेस बता दिए किसी टॉपिक के, अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाई नॉट राइट इन ब्लैक कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। इन द ऐसे नाउ वी हैव सीन द चैलेंजेस, लेट्स टेक दैट वन सिंगल स्टेप। तो अब आप सोल्यूशन बताओगे। ये हर ऐसे में फिट होगा। मुझे कोई अलग से मैंने कोट नहीं याद की, पर मैंने उसको काले में लिख के ऐसा लिख दिया कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है। एक कोट होता है आपका, बट वॉट मेक्स अ डेजर्ट ब्यूटिफुल इज दैट समवेयर इट हाइड्स अ वेल। एक रेगिस्तान है पूरा, एक चैलेंज ही चैलेंज है दुनिया में, बट कहीं एक कुआं होता है छुपा। दैट इज़ वॉट मेक्स अ डेजर्ट ब्यूटिफुल। तो ये भी आप लिख सकते हो। आपने मान लो विमेन इशू है, हर कुछ बुरा हो रहा है, हाँ, बट फिर आप लिखो बट व्हाट मेक्स अ डेजर्ट ब्यूटीफुल इज दैट समवेयर इट हाइड्स अ वेल। तो अब आप कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखोगे और ये कोट हर जगह फिट होगी। इस तरह से कुछ चीज़ों को आपको लिखना है और मोल्ड करना है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। अब आते हैं थोड़ा सा इंट्रो पे। इंट्रो कैसे करना है? इंट्रो शुड बी ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक। वो इंगेज रखना है आपको एग्जामिनर को उस पूरे टाइम, उसको मज़ा आ रहा है। जैसे नॉवेल क्या होती है, नॉवेल हम क्यों पढ़ते हैं लास्ट तक? क्योंकि वो कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहा होता है। या मान लो हम जो टीवी सीरीज़ देखते हैं, शर्लॉक किसी ने देखा, हाँ, या मनी हाइस्ट किसी ने देखा, तो वो क्यों नेक्स्ट पे जाता है? क्योंकि वो प्रोफेसर वहाँ कुछ छोड़ के जा रहा होता है ना? आपको पता करना है आप इसने क्या किया। अभी मत देखना ये सब। तो इसीलिए आपको हर एक पैराग्राफ में कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के जानी है। डोंट मेक इट मोनोटोनस। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्लाइमेट चेंज पे मान लो टॉपिक पे आपका ऐसे है, तो मैं फिट था मेरे पास एक एनेक्डोट, मैं इसी से लिखूंगी। एक मैंने कहीं चलते फिरते पढ़ा था कि टाइम्स न्यू स्क्वायर में एक क्लाइमेट क्लॉक है। टाइम्स न्यू स्क्वायर इन USA, न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक क्लाइमेट क्लॉक है और वहाँ पे लिखा हो उस क्लाइमेट क्लॉक पे ये है 7 years to 55 days, और ये रेड में ब्लिंक करता रहता है 7 years to 55 days। अब आपको इसको ड्रामेटाइज करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट राइट नाउ? इज इट 0 or 1? ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स? आई बिलीव इट इज समथिंग एल्स। आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट्स राइट नाउ आर 7 years to 55 days. What is it? It is the digit blinking loud and hard on the climate clock in New York. What it says? It says that if humanity doesn't take concrete step in this time, then the climate change effect will be irreversible and we will move towards a catastrophe. Do we want that? Dramatize. एक इंसान बोलेगा भाई वहाँ पे ये क्लाइमेट क्लॉक है, उसमें इतना इतना आ रहा है। टेक एग्जाम्पल, 2 लोग ताजमहल गए, एक ने बताया ताजमहल ऐसा 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 है, एक ने उसकी पोइट्री लिख दी। आपको किस में मज़ा आएगा? ऑब्वियसली जो ड्रामेटाइज्ड है ना, बात आप वही कह रहे हैं पर थोड़ा एक्सप्रेशन से कह रहे हैं, थोड़ा सा।
बहुत फ्लारी नहीं होना है, बिल्कुल कवि नहीं बनना है, बट थोड़ा सा ड्रामेटिक करना है, थोड़े इमोशंस आने हैं आपके। और वो ऐसे में आपको 1000 से 1200 वर्ड्स इसीलिए देता है कि आपके अंदर का एक इंसान दिख पाए उसमें। आप कितने एम्पैथेटिक हो, कितने रैशनल हो, कितने विजनरी हो, कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, लीडरशिप है कि नहीं, वो दिखना चाहिए। और आप किसी चीज़ को कितने क्लोजली लेते हो। जैसे विमेन का टॉपिक आएगा तो मैं वाह वाह बहुत अच्छा लिख दूंगी, क्योंकि वो क्लोज है मेरे। तो वाई नॉट, आपको जो स्पेस दी है उसमें आप अपने अंदर का इंसान बाहर लाओ। जीएस में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रेस्ट्रिक्टेड पेजेस हैं, यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ड्रामेटाइज करो। एक और एग्जाम्पल लेंगे लास्ट। जब मैंने 2021 दिया था तो उसमें था कि हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि, समझ आया मतलब, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, क्रेडल इज दैट बच्चे का झूला, तो जो हैंड उसको झूला झुलाता है वो रूल्स द वर्ल्ड ऑल्सो। तो मैंने क्या एनेक्डोट दिया था कि एक IAS ऑफिसर थी सौम्या पांडे मैम, 2016 बैच की। उनकी न्यूज़ आई थी पेपर में कि वो एक 22 दिन के बच्चे को लेके अपने ऑफिस में बैठी थी। द चाइल्ड वॉज जस्ट 22 days, एंड शी वॉज सिटिंग एज एन IAS ऑफिसर। तो मैंने इसी से स्टार्ट किया कि सौम्या पांडे, दिस रैंक वॉज सीन विद अ 22 days young child in her laps. She was the one who was rocking the cradle, and sitting on the chair she is also ruling the world. तो ये आपको कहाँ से स्ट्राइक करेगा? अब मैंने इसकी नोट नहीं बनाई थी, पर मैंने न्यूज़पेपर को इंटरनलाइज किया था उस पर्टिकुलर चीज़ को, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो स्ट्राइक कर गई। इसी तरह से एक टॉपिक था कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ बीन आउटसोर्स टू टेक्नोलॉजी। ऐसा एक टॉपिक था कि हमने अपने मीनिंग ऑफ लाइफ को टेक्नोलॉजी के ऊपर दे दिया है। जैसे अब हमारे इंस्टाग्राम लाइक्स डिसाइड करते हैं हाउ लाइकेबल वी आर, हमारे कमेंट्स डिसाइड करते हैं हाउ कमेंटेबल वी आर। तो कहीं ना कहीं हमने अपने एग्जिस्टेंस को टेक्नोलॉजी को सौंप दिया है। तो मैंने उसमें एक एग्जाम्पल लिखा था कि समवेयर इन लंडन देयर वाज अ सिंगल मदर एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड, ऑफ कोर्स इन लाइफ शी हैड फेल्ड रिलेशनशिप्स एंड ऑल। उसने एलेक्सा से पूछा कि वो, मतलब एलेक्सा को वो बोलती थी कि प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, माई मूड इज़ दिस, प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, एलेक्सा हाउ एम आई लुकिंग, समथिंग समथिंग। तो एक दिन एलेक्सा ने उसको बोला कि योर हार्ट शुड स्टॉप बीटिंग राइट नाउ, यू शुड डाई। वो जो औरत है वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, वो एलेक्सा को अपना हेल्प मान रही है, और एलेक्सा उसको एक दिन बोलती है कि यू आर डन विद लाइफ, गो डाई, यू शुड नॉट लिव। तो वो तो और ही ख़त्म हो गई। तो मैंने इसी तरह से उसको ड्रामेटाइज किया उस एनेक्डोट को कि हम जब अपने एग्जिस्टेंस को आउटसोर्स कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमें ख़त्म कर देती है। गेटिंग इट? तो आप इस तरह की चीज़ों को, और ये एनेक्डोट्स आपको कहाँ मिलती हैं? न्यूज़पेपर में मिलती हैं। न्यूज़पेपर में जो एक सैटरडे में आता है ना ग्राउंड स्टोरी, हिंदू में आता है ग्राउंड स्टोरी। इसी तरह से आप सोचो कि आप वो ग्राउंड स्टोरी में जो स्टोरी कवर हुई है या जो पूरे न्यूज़पेपर में इवेंट्स कवर हुए हैं वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अपने एसे में, GS 1 से 4 तक अपने ऑप्शनल में कैसे कवर कर सकते हैं? ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप एटलीस्ट 2 घंटा सोचते हैं, बैठ के आप सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है इस पर्टिकुलर इवेंट में, इसके क्या डायमेंशंस हैं, इसको मैं यूज़ कैसे कर सकती हूँ। और डोंट राइट एनीथिंग जो आप यूज़ ना कर सकें, डोंट बाई एनी बुक जो आप यूज़ ना कर सकें। ठीक है, बहुत कम मटेरियल रखना है पर बहुत ही रेलेवेंट मटेरियल रखना है, एंड ऑलवेज कीप योर रडार ऑन। ठीक, तो आई थिंक वी आर डन विद एसए एंड GS। और करंट भी मैंने साइमल्टेनियसली आपको बताया है कि किस तरह से नोट मेकिंग करनी है। आपका प्रीलिम्स, आपका मेन साइड बाय साइड चलता है। मान लो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की कोई न्यूज़ है, उसमें मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि उसने 2 बिलियन समथिंग इन्वेस्ट किया है इन क्लीन एनर्जी। तो ये मेंस के लिए हो गया कि अगर क्लीन एनर्जी पे क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि हम कैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि कैसे AIIB इज़ रेलेवेंट टुडे। अब इसका प्रीलिम्स कैसे होगा कि AIIB कब बना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या सिर्फ एशियन मेंबर्स हैं या नॉन एशियन मेंबर्स भी हैं। तो साइमल्टेनियसली आपको दिमाग ऑन रखना है। मान लो न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है, अगेन उसको प्रीलिम्स की तरह देखना है, उसको मेंस की तरह देखना है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जब करंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है तो जब तक वो 2-3 साल पुराना नहीं हो जाएगा ना, UPSC उसके डेप्थ में नहीं जाएगा। कोई एक एग्रीमेंट साइन हुआ, अगर वो 2-3 साल पुराना नहीं है तो वो एग्रीमेंट डेप्थ में नहीं जाएगा, वो सिर्फ सुपरफिशियली आपको पूछेगा कि क्या है ये। अंडरस्टैंडिंग? मान लो जितने सारे लेमोआ, बेका, कॉमकासा, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं ना इंडिया US के, अब ये पुराने हो गए हैं।
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डेप्थ में जाएगा इनके। पर अगर ये एक अभी लास्ट ईयर आया होता तो वो सिर्फ यही पूछता कि ये इंडिया यूएस का है कि इंडिया यूके का है, या ये किसी क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है, या किसी वाटर बॉडी का एग्रीमेंट है, इस तरह से पूछता। वो सरफेशियल नॉलेज लेता आपकी। तो हमेशा याद रखो कि किस में डेप्थ में जाना है, किस में सरफेस पे रहना है। कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर से आएगा। ओके, गेटिंग इट?